नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 60वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, कल अपने जो देखा था वो था एक्रोसोमल क्रिया एंड पेनिट्रेशन, यानी किस प्रकार से जो शुक्राणु है वो अंडाणु को भेदने का काम करता है। कल अपने इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने जो है एक्टिवेशन ऑफ एग, फोर्थ जो अपना इसका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, अपना टॉपिक चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन का जो फोर्थ टॉपिक है वो है एक्टिवेशन ऑफ एग, एक्टिवेशन ऑफ एग, अंडे का सक्रियण, अंडे का सक्रियण। ये अपने देख रहे थे। तो अंडे के सक्रियण की यदि हम बात करें तो अंडे का सक्रियण का मतलब क्या होता है कि जैसे ही जो अंडा है, शुक्राणु है, वो एक्रोसोमल नलिका द्वारा अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आता है। तो संपर्क में आने के पश्चात क्या होता है, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो शुक्राणु जैसे अंडे के संपर्क में आता है तो उसके एक्रोसोमल वेजाइकल, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स और पेरी एक्रोसोमल जो मटेरियल है वो मिलकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, अंड झिल्ली को भेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा था कि जो एक्रोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं वो अंड झिल्ली को गलाने का काम करते हैं। तो एक्रोसोमल ट्यूब बनती है, वो ट्यूब बन करके अंडे के अंदर भेजने की क्रिया कर देती है, जिससे शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है। अब देखिएगा, जैसे ही शुक्राणु की जो एक्रोसोमल नलिका है वो अंडे की अंड झिल्ली को गला कर देती है, तो उसके पश्चात जैसे ही कहने का मतलब शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करेगा, करने के पश्चात अंडे के अंदर कुछ विशेष प्रकार के मतलब परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों को एक्टिवेशन ऑफ एग कहा जाता है। अब होता क्या है कि देखिएगा कि ये जो परिवर्तन आते हैं, ये परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो शुक्राणु है वो अंडे के अंदर प्रवेश करेगा तो उस दौरान निषेचन झिल्ली फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन का निर्माण होने का मतलब ये होता है कि जो अंडे का कोशिका द्रव्य है वो एक उभार के रूप में, एक शंकु के रूप में शंकु रूपी उभार के रूप में उभर जाता है, जिससे शुक्राणु वहाँ पर संपर्क में आकर अंदर प्रवेश करता है, या यूँ कह सकते हैं वहाँ पर से जो शुक्राणु का जो कोशिका द्रव्य वो अंडे के कोशिका द्रव्य में मिल जाता है या उससे जुड़ जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि शुक्राणु जैसे ही अंडे के अंदर प्रवेश करता है उसके पश्चात जो विवो है वो माइनस, क्योंकि सबसे पहली बात तो अंडे की जो अंड झिल्ली होती है वो पहले ध्रुवण की स्थिति में होती है, पोलराइजेशन की स्थिति में होती है। जैसे ही शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है तो डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो विवो है वो माइनस 60 MV से घट करके प्लस 10 MV हो जाता है और डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है तो सोडियम आयन भी अंदर प्रवेश करता है। सोडियम आयन अंदर प्रवेश करेगा तो जैसे H+ आयन बाहर निकलता है, आयन जो बैलेंस है उसके लिए, तो इस दौरान क्या होता है कि साथ में जो pH है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारे चेंजेस अभी अंडे के अंदर होते हैं। उसके अलावा कोर्टिकल क्रिया निषेचन झिल्ली का निर्माण। अब इसमें क्या होता है कि जो तीसरा चेंजेस आता है, तो पहला चेंज क्या आया, ये इसके अंदर पहला चेंज ये है कि रंग के अंदर परिवर्तन होता है। रंग के अंदर परिवर्तन कैसे हुआ कि जो अंडे के अंदर जो भरी हुई वसा थी वो क्या होती है, पहले अंडे का रंग हल्का पीला होता है, वो अंडे के अंदर जो भरी वसा है वो फैल जाती है, शुक्राणु के संपर्क में आती है, तो जिससे उसका रंग जो है हल्के पीले से हल्के वाइटिश या यूँ कह सकते हैं क्रीम कलर का हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि ये जो अंडे का कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरी घटना क्या करती है कि निषेचन शंकु का निर्माण होता है। निषेचन शंकु का मतलब ये होता है कि जो अंडे का कोशिका द्रव्य है वो एक शंकु रूपी उभार के रूप में बाहर उभर जाता है, जिससे शुक्राणु उस क्षेत्र से अंदर अंडे के अंदर प्रवेश कर सके, ताकि शुक्राणु और अंडे का केंद्रक और कोशिका द्रव्य आपस में मिक्स हो सके। तीसरा क्या हुआ, विध्रुवीकरण यानी डीपोलराइजेशन, यानी अंडा शुक्राणु के संपर्क में आने से पहले पोलराइज होता है, उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है, जिससे क्या हुआ, सोडियम आयन अंदर प्रवेश करेगा और साथ में pH H+ आयन बाहर निकलता है, जिससे जो pH है वो लगभग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद में अगला जो चेंज आता है अंडे के अंदर वो है कोर्टिकल क्रिया, कोर्टिकल रिएक्शन होती है। क्योंकि जैसे ही देखिएगा अंडे के बाहर क्या होता है, जो है विटिलाइन झिल्ली होती है, विटिलाइन झिल्ली के नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या होती है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती हैं। अब जैसे ही शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है, डीपोलराइजेशन होता है, तो डीपोलराइजेशन होती है, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती है जो कि अंडे के कोर्टेक्स भाग के
अंदर पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक क्या होती है, नीचे स्थित होती है। तो वो सारी की सारी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो फटना शुरू हो जाती है और फटते फटते क्या करती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मतलब डिजोल्व हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो क्या है, जुड़ जाती है। अब जो जितने भी मटेरियल है वो सारा बाहर निकलेगा, तो निकलने से क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो बंध है वो टूट जाता है, जिससे वहाँ एक पेरीविटिलाइन स्पेस का निर्माण हो जाता है। पेरीविटिलाइन स्पेस जब बनती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो साथ में हाइलिन मेम्ब्रेन भी वहाँ बन जाती है, ये कह सकते हैं कचाप द्रव का भी वहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो पेरीविटिलाइन स्पेस है, कचाप द्रव है, इन वजह से क्या होता है कि जो पॉलीस्पर्मी है वो घटना रुक जाती है और इसके अंदर जो कोर्टिकल रिएक्शन है उसका होना क्या है, आवश्यक है। उसके अलावा अगला जो चेंज आता है वो होता है उपापचयी सक्रियण। उपापचयी सक्रियण अब आपको पता है कि जैसे ही अंडे का निषेचन होता है शुक्राणु के द्वारा तो ऑक्सीजन उपभोग है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो अब आगे जा करके कोशिका विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे जो जाइगोट है वो बन चुका होता है। जाइगोट से फिर उसमें क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज से फिर क्या होता है कि आगे 2, 4, 8, 16 कोशिकाएं बनती जाती है, फिर मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला अवस्थाएं आती जाती है। तो कोशिका विभाजन की जैसे क्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके अलावा पॉलीसेकेराइड का विखंडन बढ़ जाता है। अब पॉलीसेकेराइड का विखंडन क्यों, क्योंकि जो ग्लाइकोजन जैसे एलिमेंट जो मौजूद होते हैं, संचयी पदार्थ या यूँ कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड होते हैं, वो मोनोसेकेराइड में टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मोनोसेकेराइड जब बनते हैं तो ही कोशिका को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगली जो घटना होती है वह प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि। अब प्रोटीन संश्लेषण में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपको पता है कि आगे जितना भी डेवलपमेंट होना उस सब के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन संश्लेषण जो है, हमने बात की थी इनफॉर्मोसोम के रूप में आरएनए मौजूद होता है कोई भी कोशिका के अंदर, खासकर जब अपने ये अंडा है उसके अंदर जब हमने बात की थी अंडे का जो निर्माण हुआ था उस दौरान, तो इनफॉर्मोसोम के रूप में एमआरएनए पाया जाता है और वो एमआरएनए एक्टिवेट होकर के कोशिका विभाजन जो प्रोटीन संश्लेषण की तरह उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। उसके अलावा जो पारगम्यता है उसके अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अंडे की, वो जल, फास्फेट, पोटेशियम, थायरिन, ग्लाइकोल आदि के लिए क्या है, जो है पारगम्यता अपनी चेंज कर लेती है। उसके अलावा आयनिक चेंजेस भी आते हैं। अब आयनिक चेंजेस आते हैं क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जैसे ही पोलराइज्ड होती है उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है, तो डीपोलराइजेशन जैसे ही होता है तो अंडे के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, उनकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, अंडे के अंदर आ रहे हैं। और अंडे के अंदर चेंजेस आने से क्या होता है कि जो उपापचयी दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उपापचयी दर बढ़ने से फिर क्या विदलन जो है वो शुरू हो जाते हैं, और विदलन जैसे शुरू होते हैं तो आगे फिर 1 से 2 कोशिका, 4, 8, 16 इस तरह से कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन ऑफ एग कहा जाता है। तो अपने बात करें एक्टिवेशन ऑफ एग, तो सबसे पहले क्या है, शुक्राणु का अंडे के संपर्क में आते ही अंडे में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, अंडे का सक्रियण कहा जाता है, कहा जाता है। इस दौरान निम्न घटनाएं संपन्न होती है। सबसे पहला कौन सा है, अंडे का जो सक्रियण है उसके अंदर सबसे पहला क्या है, रंग का परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मैंने बताया, अंडे का रंग हल्के पीले से सफ़ेद हो जाता है। क्योंकि अंडे में निषेचन के शुक्राणु के संपर्क में आते ही अंडे में उपस्थित वसा फैल जाती है, वसा कोशिका द्रव्य में फैल जाती है। तो अब वो
वसा जो होती है वो कैसे रंग की होती है? सफ़ेद रंग की होती है। वसा जैसे फैलेगी तो फैलेगी, फैलते उसका वितरण क्या है? एक समान हो जाता है। और ये वितरण कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से शुक्राणु जैसे होता क्या देखिएगा, शुक्राणु यदि यहाँ से संपर्क में आया तो यहाँ से ये घटना शुरू होती है। जैसे ये वसा पहले इकट्ठी रहती है, अब ये क्या करेगी? जैसे अंडाणु संपर्क में आया तो पूरे अंडे के अंदर ये वसा क्या हो जाती है? फैल जाती है। फैलते रंग क्या है? पीले से क्या दिखाई देता है? हल्का सफ़ेद। तो पहला चेंज यही होता है। क्या होता है? रंग में परिवर्तन। दूसरा जो चेंज आएगा वो है निषेचन शंकु का निर्माण। अब एक्रोसोम का जो एक्रोसोमल तंतु है अंडे के संपर्क में आएगा तो संपर्क स्थल पर क्या हो जाता है? एक उभार बनता है, उसको कहते हैं निषेचन शंकु कहते हैं। शंकु का मतलब क्या है? एक उभार बनना, वो जो शंकु के आकार का होता है। और ये जो उभार होता है ये क्या करता है कि कौन से स्थान पे बनेगा? जिधर शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है उस स्थान पे क्या ये उभार बनता है। तो देखिएगा दूसरी घटना कौन सी बन रही है? निषेचन शंकु का निर्माण। जिस स्थान पर शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है, जिस स्थान पर शुक्राणु की एक्रोसोमल नलिका अंडे के संपर्क में आती है तो उस स्थान पर अंडे का कोशिका द्रव शंकुनुमा उभार में उभर जाता है। इसे ही निषेचन शंकु कहा जाता है। निषेचन शंकु कहा जाता है। और निषेचन शंकु जहाँ बनता है वहाँ से फिर क्या है? शुक्राणु जो है वो क्या करता है कि अंदर प्रवेश करता है। और ये निषेचन शंकु जो होता है ये अगर बात करें अपने जो इस प्रकार से ये माना जाता है कि ये डिजिट यानी उंगलीनुमा भार के रूप में होता है। जैसे अपने बात करें इस तरह से, ये शुक्राणु है, और ये ट्यूब जो है होनी थी, ये अंडा है, ये एग है, इस एक्रोसोमल ट्यूब है, ये क्या है? स्पर्म है, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या करती है? इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है ये फर्टिलाइजिंग कौन है? कौन? ये स्पर्म है और ये क्या है? वो है, ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म ने क्या किया? जिधर की शुक्राणु संपर्क में आया, जिधर एक्रोसोमल ट्यूब बनी उस साइड में क्या करता है कि इंटरडिजिट यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं उंगलीनुमा भार के रूप में ऊपर की ओर उभर जाता है एक शंकुनुमा संरचना के रूप में। तो इसी को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजन कोन कहा जाता है। और फर्टिलाइजन कोन जिधर बनती है उधर से ही शुक्राणु कहाँ घुसता है? अंडे के अंदर प्रवेश करता है। और ये माना जाता है कि जो शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है तो ये माना जाता है या तो शुक्राणु का आधा भाग या क्या होता है पूर्ण शुक्राणु जो है मतलब कुछ जंतुओं के अंदर तो माना जाता है कि सारा शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, परंतु कुछ जंतुओं में माना जाता है कि अग्र भाग और मध्य भाग के अंदर प्रवेश करते हैं। और अग्र भाग और मध्य भाग में आपको पता ही है क्या क्या होता है
कि एक्रोसोम अपनी क्रिया कर चुका होता है, उसके बाद में उसका न्यूक्लियस है, तारकाय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे भाग कहाँ प्रवेश करते हैं, इस निषेचन शंकु से होते हुए अंडे के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दूसरी घटना क्या है, निषेचन शंकु का निर्माण हो जाता है। और तीसरी जो घटना है उसमें क्या होगा, तीसरी घटना में क्या होता है, प्रारंभिक परिवर्तन। शुक्राणु के प्रवेश करने के पश्चात होने वाले प्रारंभिक परिवर्तन। तो क्या होगा, मात्र 3 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, मात्र 3 सेकंड में क्या हो जाते हैं कि जो अंड झिल्ली होती है पहले किस स्थिति में होती है, ध्रुवण की स्थिति में होती है। ध्रुवण का मतलब समझते हैं आप, जो हमने सेकेंड ईयर के अंदर जैसे ये जो पढ़ा था नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है, वहाँ ध्रुवण और विध्रुवण की हमने बात की थी, पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन की वहाँ बात की थी। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ लागू होता है। तो शुक्राणु के संपर्क में आते ही 3 सेकंड में अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड हो जाती है, डीपोलराइज्ड हो जाती है। विभव -60 MV से 10 MV हो जाता है। ये घटना घटी। उसके बाद में अंडे के अंदर सोडियम आयन की अधिकता हो जाती है, जिस और H+ आयन बाहर निकलते हैं, H+ आयन बाहर निकलते हैं, जिससे pH का मान भी बढ़ जाता है, तो pH क्यों बढ़ेगा, क्योंकि H+ आयन क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो pH का मान क्या होगा, बढ़ेगा। उसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पारगम्यता सोडियम और पोटेशियम आयनों के लिए तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता सोडियम व पोटेशियम के लिए बढ़ जाती है। तो ये सारे कौन से परिवर्तन है, शुक्राणु के अंदर प्रवेश करने के दौरान होने वाले कौन से परिवर्तन है, प्रारंभिक परिवर्तन है। और प्रारंभिक परिवर्तन जैसे ही होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो शुक्राणु है वो डिपोलराइज कर देगा अंडे की एग मेम्ब्रेन को। उसके पश्चात सोडियम पोटेशियम आयन की पारगम्यता चेंज हो जाएगी, और साथ में जो है विभव कितना रह जाता है, -60 MV से 10 MV तक रह जाता है। उसके बाद अगली जो प्रक्रिया वो कौन सी है, कोर्टिकल क्रिया और निषेचन झिल्ली का क्या होता है, निर्माण होता है। कोर्टिकल क्रिया में क्या होता है कि जैसे यदि हम बात करें, जैसे ये अंडा है, अंडे की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर इस जगह कोर्टिकल कणिकाएं होती हैं, क्या होती है, कोर्टिकल कणिकाएं होती है, कोर्टेक्स भाग में पाई जाती है। इनके अंदर कई प्रकार के एंजाइम और तरल भरा होता है। अब जैसे ही निषेचन शंकु का निर्माण हुआ, इस तरह से होगा निर्माण, तो निर्माण होते ही शुक्राणु यहाँ संपर्क में आया, आते ही अंदर घुसते ही कोर्टिकल कणिकाएं कहाँ चिपकना शुरू हो जाती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपकना शुरू हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसे चिपकेगी तो ये एंजाइम का स्राव करेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगी पहले, तो फिर बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिजोल्व कर देती है। डिजोल्व करने के पश्चात क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में क्या होते हैं, बंध होते हैं। उन एंजाइम जो होते हैं कोर्टिकल कणिकाओं के, वो इन बंधों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस बन जाता है, जिसे पेरीविटिलाइन स्पेस कहते हैं। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर पेरीविटिलाइन स्पेस तो बन ही जाता है, साथ में क्या होता है कि कोर्टिकल कणिकाओं में परऑक्सीडेज एंजाइम भी पाया जाता है, जो कि टायरोसिन सीरोन द्वारा क्या बनाते हैं, क्रॉस बंध बनाते हैं, जो कि
किसके टायरोसिन सिरों से बनाते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं उनके टायरोसिन सिरों से जो ये एंजाइम होता है, इसका कोर्टिकल कणिका का पेरोक्सीडेज एंजाइम, ये बंध बना लेता है। और बंध बनाने से क्या हो जाता है कि विटिलाइन झिल्ली ज़्यादा और क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और मोटी यानी ये विटिलाइन झिल्ली क्या हो जाती है, मोटी। कारण क्या है? क्योंकि पेरोक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है कोर्टिकल कणिका में। वो कोर्टिकल कणिका का पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन के टायरोसिन एमिनो से बंध बना लेगा। बंध बनाने से क्या होता है, ये जो विटिलाइन मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है। मोटी होने के बाद में उसको निषेचन झिल्ली कहते हैं। अब निषेचन झिल्ली से शुक्राणु तो अंदर प्रवेश कर गया है, परंतु और ज़्यादा शुक्राणु अंदर प्रवेश ना कर पाए, पहली बात तो ये। दूसरा क्या होता है कि विटिलाइन अवकाश, जो पेरीविटिलाइन अवकाश होता है, वहाँ पर एक हाइलिन लेयर जो है वो भी बन जाती है। हाइलिन लेयर जैसी बनती हैं, तो ये हाइलिन लेयर बन गई, साथ में जो पेरीविटिलाइन स्पेस है वो भी बन गया। ये बनने से क्या होता है कि जो एक से ज़्यादा शुक्राणु वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाएंगे तो जिससे जो पोलिसपर्मी की घटना है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो कोर्टिकल कणिका किस प्रकार से कार्य करती है, कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, कल इनको अपने डायग्रामेटिकली देखेंगे। थैंक यू।